नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक-ठाक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत। क्या पढ़ेंगे हम आज लोग? मध्यकालीन भारत के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना? और मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जितना भी टॉपिक आता है, सारे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। यह बुक है कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह है, वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है। क्लास 6 से 12 तक जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु है, सारे को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और इसका जो राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत, है ना। आप बोलेंगे कि मध्यकालीन भारत से तो पहले प्राचीन भारत होता है, वो पढ़ाई नहीं है ना साहब, वो पढ़ाई हो चुका है, ठीक है ना। वो प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, प्राचीन भारत का सारा जितना भी एपिसोड है, सारा उसमें है, सब है उसमें, सब उसमें दिया गया है ना। एपिसोड में आप जाके देख सकते हैं। प्राचीन भारत पूरा कंप्लीट है, मध्यकालीन भारत भी पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और मध्यकालीन भारत कंप्लीट करके आधुनिक भारत भी करेंगे, ज्योग्राफी, सारा इसमें, सारा जितना भी टॉपिक है सारा हम करेंगे। वन लाइनर ये बुक पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसके बाद ही कोई बुक दूसरा हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत। अब प्राचीन भारत एपिसोड में जाके आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट है उसमें, है ना, A to Z है। इससे पहले पॉलिटी हम पूरा खत्म कर चुके हैं, और प्राचीन भारत खत्म हो चुका है, फिजिक्स का टॉपिक हो चुका है, उसमें विविध बचा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन पूरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत की क्या सब बातें कही गई है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो पहला टॉपिक है अपना, जो कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो पहला टॉपिक है अपना, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण से हमारा मध्यकालीन भारत वाला क्या होता है? हिस्ट्री स्टार्ट होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो अरब के निवासी थे। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरब के निवासी थे। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरब के निवासी थे। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? तो उबैदुल्ला के नेतृत्व में किया गया। किसके नेतृत्व में किया? उबैदुल्ला के नेतृत्व में किया गया, है ना, 711 ईस्वी में। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम, वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में क्या कर लिया? ले लिया, है। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में क्या कर लिया था? ले लिया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? तो मुल्तान स्वर्ण नगरी पर। मुल्तान स्वर्ण नगरी, उसको क्या बोला जाता था? स्वर्ण नगरी बोला जाता था। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? ऊंट पालन तथा खजूर की खेती। क्या प्रचलन प्रारंभ किया गया? ऊंट पालन तथा खजूर की खेती, ठीक है। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो तुर्कों का आगमन हुआ। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तुर्कों का आगमन हुआ। तुर्की में तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अल्पतगीन गजनी के द्वारा की गई थी। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा, ठीक है ना दोस्तों। तो जितना भी हम लोग लाइन पढ़ रहे हैं ना, एक दो बार आप भी रिपीट कर करके पढ़ते रहिए साथ में, ठीक है ना। तो ज़्यादा अच्छा से याद होगा, है ना। तो रिवीजन जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज पढ़ रहे हैं, फिर एक दो दिन बाद भी आप रिवीजन कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, ताकि ये चीज़ आपको याद हो जाए, है ना। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा किया गया। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? तो जयपाल को पराजित किया था। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के
किस हिंदूशाही शासक को पराजित किया था? जयपाल को पराजित किया था, जयपाल को पराजित किया था। मोहम्मद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में मोहम्मद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। मोहम्मद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया था, है ना। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना, ठीक है ना। ये तो मोहम्मद गजनवी लुटेरा था, ठीक है ना, सिर्फ इंडिया में ये लूटने के लिए आया था, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य को स्थापित करने था, ठीक है ना। ये लुटेरा है ना, मोहम्मद गजनवी, है ना, लुटोरा। अगला है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल बरूनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम मस्त इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्या किया गया, ये पूछा गया। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल बरूनी था, ठीक है ना। कौन था? अल बरूनी था। अल बरूनी द्वारा किताब उल हिंद उतवी अल बरूनी द्वारा किताब उल हिंद उतबी द्वारा किताब उल यामनी तथा फिरदौसी बोले तो पूर्व का होमर द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल बरूनी द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? किताब उल हिंद लिखा गया था। अल बरूनी द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? किताब उल हिंद लिखा गया था। उतबी द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था? उतबी द्वारा किताब उल यामनी लिखा गया था। फिरदौसी द्वारा क्या लिखा गया था? कौन सा किताब लिखा गया था? तो शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। मोहम्मद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? तो 1175 में 1175 में हुआ था, मुल्तान में, ठीक है। मोहम्मद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? वर्ष 1175 मुल्तान में किया। कहाँ कब किया गया था? वर्ष 1175 मुल्तान में किया गया था। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अनहिलवाड़ा बोले तो पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? तो भीम द्वितीय द्वारा क्या किया गया? वो पराजित हुआ, है ना। मूलराज, इसको मूलराज बोलते थे। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अनहिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? तो भीम द्वितीय मूलराज द्वारा क्या किया गया? पराजित किया गया। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज द्वितीय के बीच लड़ा गया। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में लड़ा गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग तराइन का युद्ध कब कब हुआ था देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम खतरनाक वाला। प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? प्रथम तराइन का युद्ध होता है 1191 में होता है। प्रथम तराइन का युद्ध होता है 1191 में होता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें से कौन जीत जाता है? इसमें कौन जीत जाता है बताइए? पृथ्वीराज। मोहम्मद गौरी क्या हो जाती है? इस समय पराजित हो जाती है। तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित होती है और फिर होता है तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में होता है। मोहम्मद गौरी जीत जाती है, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी किसको हरा देती है? पृथ्वीराज को हरा देती है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या करती है? हार जाती है। किससे? पृथ्वीराज से हार जाती है, ठीक है। फिर द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है ना। इसमें मोहम्मद गौरी क्या होती है? जीत जाते हैं। मोहम्मद गौरी विजित, ठीक है ना, जीत गई। पृथ्वीराज चौहान सेकेंड जो युद्ध हुआ आपका, जो तराइन का युद्ध, उसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान हार गया। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध
1194 ईस्वी में पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध 1194 में हुआ था, उसमें क्या किया था? पराजित किया था। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, है ना। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती था, ठीक है। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा बनवाई गई थी। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? मोहम्मद गौरी के द्वारा बनवाई गई थी। बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी, ये थोड़ा नहीं दिख रहा है ना, सुनते रहिए। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक क्या था? साधारण दास, है ना, उसका जीता हुआ था वो, है ना, साधारण दास था, गुलाम। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। और बनवाया किसने था? कुमार गुप्त ने बनवाया था, है ना, कुमार गुप्त ने बनवाया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? तो यालदौज, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित हुआ, है ना। तो 3 गुलाम था उसका, एक था यालदौज, कुबाचा एवं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था, है ना। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था, ठीक है। तो अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन कौन वंश था, किसके किसके बारे में कौन सा कालखंड है, ठीक है ना, और इसका कौन कौन शासक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत को अगर बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो इसके कितने भाग हैं? इसके भाग है आपके, पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, और तीसरा है आपका तुगलक वंश, और सैयद वंश, और लोदी वंश, ठीक है ना, लोदी वंश। और इधर आपका इलवारी वंश, ठीक है ना, ये इलवारी वंश बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से उधर पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसमें नहीं दिख रहा होगा फिर भी हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, सुनिएगा ध्यान से। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन सा वंश आता है, बस इसको याद रखिए। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश आता है, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन वंश आता है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये आता है। अगर गुलाम वंश की बात करते हैं तो इसमें कितना शासक होता है? 11 शासक होता है। खिलजी वंश में कितना शासक होता है? 5 शासक होता है। तुगलक वंश में कितना शासक होता है? 9 शासक होता है। और सैयद वंश में कितना शासक होता है? 4 होता है। और लोदी वंश में कितना शासक होता है? इसमें 3 शासक होता है, ठीक है। शासक के बारे में भी चलिए पढ़ लेते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अलग अलग जो भी वंश है सबके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसके शासक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का अगर बात करते हैं तो इसके शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि कब से कब तक रहा था? 1206 से 1210 तक रहा। 1206 से 1210 तक रहा। 1206 से 1210 तक रहा, ठीक है ना। उसको कुतुबी राजवंश, इसको कुतुबी राजवंश बोलते हैं, इसको कुतुबी राजवंश बोलते हैं, है ना। जो क्या बोलते हैं? कुतुबी राजवंश बोलते हैं। उसके बाद आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आता है आपका? आराम शाह आता है। आराम शाह कब रहता है? वो 1210 ईस्वी में। और इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर, है ना। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर, है ना। तो गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, है ना। पहला कौन शासक था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गौरी का क्या था? ये गुलाम था, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रहा। उसके बाद आराम शाह आया कब? 1210 ईस्वी में। उसके बाद इल्तुतमिश बोले तो उसको शमसी राजवंश, इसको हम लोग शमसी राजवंश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इल्तुतमिश का शासन काल कब तक रहा? 1210 से 1236 ईस्वी, 1210 से 1236, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। इल्तुतमिश का जो शासन काल है 1210 से 1236,
और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का जो शासनकाल है कब 1236 और रजिया सुल्तान का शासनकाल है 1236 से 1239 और मुइनुद्दीन बहराम शाह का शासनकाल है 1240 से 1242 अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल है 1242 से 1246। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा हम लोग इसका ऊपर देख लेते हैं, है ना, इसका बॉडी देख लेते हैं। इसका पूरा डिटेल हम लोग क्या करेंगे, बाद में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। अगर नसरुद्दीन मोहम्मद का शासनकाल कब तक से कब तक रहता है, 1246 से 1265 तक रहता है, 1246 से 1265 तक रहता है। बलबनी, उसके बाद आता है बलबनी राजवंश के अंतर्गत आपका गयासुद्दीन बलबन, और गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल है 1265 से 1287। मुइजुद्दीन है ना, तो कैकुबाद का शासनकाल होता है 1287-1290। और शमसुद्दीन क्यूमर्स का शासनकाल होता है 1290, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देख लिए, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके लिए टेंशन नहीं लेना, खाली आप बोल रहे हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है ना, बस बने रहना है। खिलजी वंश के कितना शासक होता है, 5 शासक। खिलजी वंश के कितना शासक होता है, 5 शासक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक इसका शासनकाल रहता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1306 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। और शिहाबुद्दीन उमर का शासनकाल रहता है 1300, हाँ देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब तक रहता है, 1296 से 1316 ईस्वी, 1296 से 1316 ईस्वी तक रहता है। शिहाबुद्दीन उमर का जो शासनकाल होता है 1316 से 35 दिन, बस 35 दिन रहता है बेचारा, है ना। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, इसका शासनकाल रहता है 1316 से 1320 तक रहता है। नसरुद्दीन खुसरो खां का शासनकाल रहता है 15 अप्रैल से 7 दिसंबर 1320 तक रहता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग, तुगलक वंश के कितना शासक होता है, 9 गो शासक होता है। गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम 1320 से 1325 तक इसका शासनकाल होता है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक इसका शासनकाल होता है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक इसका शासनकाल होता है। गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय का 1388 से 1389 ईस्वी तक शासनकाल रहता है। अबू बड़क शाह का कितना से होता है शासनकाल, 1389 से 90। मोहम्मद शाह तृतीय का शासनकाल होता है 1390 से 94। अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम का शासनकाल होता है जनवरी से मार्च 1394 तक होता है। 2 स्वतंत्र शासक हो गया। 2 स्वतंत्र शासक कौन है, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो कि इसका शासनकाल होता है 1394 से 1413 दिल्ली में। और उसका बाद है दूसरा है नुसरत शाह 1394 से 1398 तक फिरोजाबाद में रहता है इसका शासन, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग सैयद वंश का 4 शासक होता है। खिर्ज खां 1414 से 1421 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। मुबारक शाह का होता है 1421 से 1434 ईस्वी तक होता है। और मोहम्मद शाह का शासनकाल होता है 1434 से 1445 तक होता है। अलाउद्दीन आलम शाह का होता है 1445 से 1451 तक इसका शासनकाल होता है। अगला है लोधी वंश का 3 शासक होता है। बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक होता है, 1451 से 1489 तक इसका शासनकाल होता है। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। किसका, सिकंदर लोधी का शासनकाल है 1489 से 1517 ईस्वी तक। इब्राहिम लोदी द्वितीय का शासनकाल है 1517 से 1526 ईस्वी, 1517 से 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर बात करते हैं तो कौन है, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन होता है, इल्तुतमिश, जो कि देख लीजिए इल्तुतमिश का है ना। इल्तुतमिश का जो शासनकाल कब से, 1210 से 1236, 1210 से 1236। दिल्ली
इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसका शासनकाल 1210 से 1236 तक था। इसका शासनकाल कब था? 1210 से 1236 तक इसका शासनकाल था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक अन्य अनेक होगा अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान ए चहलगानी का गठन। दूसरा है विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार की सिक्कों का प्रारंभ करवाया था, ठीक है ना। अगला है इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला क्या था? ये प्रथम शासक था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला ये प्रथम शासक था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसका शासनकाल 1210 से 1236 तक रहा, ठीक है ना। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए उनके कार्य किए, अनेक कार्य किए, है ना, अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान ए चहलगानी का गठन और विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ। और इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था, ठीक है। अगला देख लेते हैं। दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी और इल्तुतमिश ने शमसी व बलबनी वंश का स्थापना की थी। यही था दिल्ली सल्तनत के अंदर ही किसने किया था? दिल्ली पर शासन करने वाले जो भी सुल्तान था ना, जो भी शासक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका? कुतबी वंश का, और इल्तुतमिश ने शमसी वंश का, और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना। और अगला एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा वंश? गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा वंश के बारे में पढ़ें हम लोग? गुलाम वंश के बारे में। अगला एपिसोड में फुल डिटेल में हम लोग जानेंगे किसके बारे में? गुलाम वंश, है ना। इधर जो गुलाम वंश था ना, बोले थे ना कि ये सारे टॉपिक आएगा। गुलाम वंश पढ़ लेंगे, उसके बाद खिलजी वंश पढ़ लेंगे, तुगलक वंश पढ़ लेंगे, सैयद वंश पढ़ लेंगे, और लास्ट में लोधी वंश पढ़ेंगे। इस प्रकार से अपना दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग क्या पढ़े? मध्यकालीन भारत स्टार्ट किए हैं, और इसी तरह से सारा टॉपिक आपको चैनल पर आ जाएगा वर्ल्ड9 के फॉरम में, ठीक है दोस्तों। तो आज का एपिसोड यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा कर पढ़िए, एकदम दनादन टनाटन, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।